हेलो प्यारे बच्चों। हम पिछले वीडियो में बेटा हमने जो आपकी क्लास 11 की फिजिक्स फर्स्ट है उसके चैप्टर सेकंड के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे 2.1 से लेके 2.4 तक। ठीक है, अब ये इस सेकंड वीडियो में 2.5 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है, देखें, लंबाई का कोई एक ऐसा नया मात्रक चुना गया है। वैसे लंबाई का पता है हमको, मीटर में होता है ना। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। उस नए मात्रक के अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है ना। तो इधर मैंने ये SI मात्रक लिख लिया और इधर ये नया मात्रक लिख लिया। तो ये कह रहा है कि नए मात्रक के हिसाब से प्रकाश की चाल क्या है? 1 है। C बराबर 1 इकाई। वैसे कितनी होती है C का मान? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब ये कह रहा है कि नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी इस नए मात्रक की टर्म्स में हमको निकालनी है। ठीक है, और प्रकाश, इस दूरी को तय करने में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो ये मैंने टी कर लिया। ठीक है ना। तो हमें पता है, देखो, कि दूरी क्या होती है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है ना। तो अब इसमें ये समय कितना है, इसको टी को मैंने कर लिया। टी है 8 × 60 है ना, सेकंड्स बना रहा हूँ मैं इसके, प्लस 20, 8 × 48 और ये कितने हो गए? 500 सेकंड्स हो गए। ठीक है, 500 सेकंड लग रहा है। अब देखें आप, इसमें दूरी बराबर क्या हो गया? चाल गुणा समय। तो चाल, अब ये कह रहा है, इसको क्या कर दिया? 1 यूनिट कर दिया। कितना कर दिया? 1 यूनिट। यानी जो C 3 × 10⁸ होती है, इसकी टर्म्स में सिर्फ कितनी है? वो 1 यूनिट है। ठीक है ना। और समय कितना है? 500 सेकंड्स है। ठीक है ना। तो कितना आ गया? 500 × 1 कर देंगे तो 500 इकाई, 500 यूनिट। तो ऐसे समझो आप कि 3 × 10⁸ को 1 मान लिया है ना। नई यूनिट में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था, उसकी जगह 1 मीटर पर सेकंड मान लिया इसने। ठीक है, तो जब 1 मीटर पर सेकंड को 500 सेकंड से गुणा करेंगे तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 500 है ना। अब उसमें वो मीटर नहीं है बल्कि उसको एक यूनिट नाम दे रखा है, तो 1 इकाई। तो कितनी दूरी हो गई उसकी? 500। कहने का मतलब ये है कि जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, उसकी जगह 1 मान लिया हमने, 1 ले लिया। ठीक है, तो ये अपना 2.5 क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, अब देखें, अगला प्रश्न है, लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिशुद्ध यंत्र है ना। देखो, परिशुद्ध और एक होता है यथार्थ, है ना। यथार्थ को एक्यूरेट बोलते हैं और परिशुद्ध को प्रीसाइज बोलते हैं। तो प्रीसाइज इनमें से कौन सा है ना। तो जो दशमलव के जितने ज़्यादा अंकों तक कोई नापता है वो उतना ही परिशुद्ध होता है। ठीक है ना। तो एक वर्नियर कैलिपर जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन हैं। कितने डिवीज़न हैं? 20 डिवीज़न हैं। ठीक है ना। तो 1 mm के 20 हिस्से हैं। ऐसे समझे हम कि 1 mm के, यानी जो हमारा जो मीटर स्केल होता है वो कितने तक नाप लेता है? 1 mm तक नाप लेता है, मिलीमीटर तक नाप लेता है। और वर्नियर कैलिपर में ये कह रहा है कि उसके 20 विभाजन और हैं वर्नियर स्केल पर, तो वापस उसका 20वां हिस्सा और हो गया। तो इसका लीस्ट काउंट A का, अल्पमतांक बोलते हैं ना हिंदी में अल्पमतांक बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट क्या हुआ? A का लीस्ट काउंट ये हो गया 1 mm/20। ठीक है, तो 20 का जब इसमें भाग देंगे तो क्या जाएगा? 0.05 mm। और मुझे पता है 0.05 mm को जब गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 10⁻³ मीटर। फिर इसको मैं चेंज करूंगा तो 5 कर दूंगा तो 10⁻² और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻5 मीटर। ये इसका लीस्ट काउंट आ गया। तो जिसका इन तीनों में से जिसका लीस्ट काउंट सबसे क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना, वो ही क्या होगा? सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा। यानी जो दशमलव के जितने ज़्यादा स्थान तक नाप लेगा, है ना, जिसकी सबसे कम वैल्यू आएगी, वही क्या होगा? इसका इनमें से परिशुद्ध होगा। फिर बी का देखें अपन। बी क्या कह रहा है? एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल है ना 1 mm और वृत्तीय पैमाने पर जो सर्कुलर स्केल होता है उसका, उस पर 100 विभाजन है।
है ना। तो 1 mm के कितने टुकड़े कर दिए, 100 टुकड़े कर दिए, तो वो इसका लीस्ट काउंट हो गया। तो लीस्ट काउंट ये तो किसका था, वर्नियर का था, और ये किसका कह रहा है, गोलाई मापी, है ना, या स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ये हो गया 1 mm के कितने हिस्से, 100 हिस्से, है ना। तो क्या आ गया 0.01 mm, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.01 की जब आप इसको मीटर में बदलोगे तो 10 की घात -3 मीटर हो गए, और फिर ये 2 बटे ऐसे करोगे तो 100 आ जाएगा। तो 10 की घात -2 और जुड़ जाएंगे इसमें, तो कितना हो गया 1 × 10⁻⁵ -5 मीटर। देखो ये 5 × 10⁻⁵ था, ये 1 × 10, यानी इसका 5वां हिस्सा है इसका लीस्ट काउंट, यानी और छोटे उसको माप रहा है ये, ठीक है। फिर अपन सी पार्ट पे आते हैं। सी क्या कह रहा है, एक प्रकाशिक यंत्र, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो वेवलेंथ होती है लाइट की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है ना। अब जो लाइट की वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, इसमें एवरेज जो है ना वो 6000 एंगस्ट्रम लेते हैं हम, है ना। एक रेंज होती है, उसका माध्य मान जो है हम 6000 एंगस्ट्रम लेते हैं, है ना। एंगस्ट्रम क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर। तो देखो ये हो गया 6000 × 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। अब देखो इसमें 3 जीरो घटा दोगे तो क्या आएगा, 6 × 10 की घात -7 मीटर। देखो ये और भी छोटी हो गई कि नहीं हो गई, इससे भी क्या हो गई, ये छोटी हो गई। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्क्रू गेज है ये वर्नियर की तुलना में ज़्यादा प्रिसाइज है, और जो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये इस स्क्रू गेज की तुलना में ज़्यादा प्रिसाइज है। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन हुआ, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, क्योंकि ये 6/10 की घात 7 हो जाएगा, तो बहुत छोटे हिस्से तक ये माप सकता है ना। तो जो जितने छोटे हिस्से तक नाप लेता है वो उतना ही क्या होता है, परिशुद्ध इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या पूछ रहा था कौन सा परिशुद्ध है यंत्र है तीनों में से, सबसे ज़्यादा परिशुद्ध कौन सा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो प्रकाशिक यंत्र है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज, ठीक है। देखो 2 चीज़ थी ना, एक होती है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन, है ना। इसको बोलते हैं हम यथार्थता, है ना, और इसको बोलते हैं परिशुद्धता। तो यथार्थता का मतलब क्या है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो मापा गया मान है वो एक्चुअल मान के जितना नज़दीक होता है वो उतना ही एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। और परिशुद्ध का मतलब क्या है कि वो कितने दशमलव स्थानों तक उसको माप लेता है, ठीक है ना, यानी कितना छोटे से छोटा भाग भी उसका वो नाप लेता है, तो वो क्या होता है, परिशुद्ध होता है, ठीक है। अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 पे आते हैं। देखें ये 2.7 प्रश्न है। कोई छात्र, एक स्टूडेंट है, 100 आवर्धन मैग्निफिकेशन, आवर्धन कितना दे रखा है, मैग्निफिकेशन, इसका मतलब आवर्धन का मतलब था बड़ा करके दिखाना, तो 100 गुना बड़ा हो रहा है ना। एक छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई नापता है, जो ह्यूमन हेयर होता है इसकी थिकनेस मापता है वो, ठीक है ना। वह 20 बार प्रेक्षण करता है, 20 बार ऑब्जर्वेशन लेता है वो, ठीक है। और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 mm आ रही है सूक्ष्मदर्शी द्वारा, जो ऑलरेडी उसको कितना गुना करके दिखा रहा है, 100 गुना करके दिखा रहा है। तो जब उसमें देखा माइक्रोस्कोप में तो उसकी जो औसत मोटाई है, एवरेज, जो 20 ऑब्जर्वेशन लिए ना, तो उनका जब एवरेज लिया तो कितना आया, 3.5 mm आ गया। तो बाल की मोटाई का अनुमान क्या है ना, तो उसका क्या फोरकास्ट है। तो देखो ये 100 गुना मोटा करके दिखा रहा है ना, उसको 100 गुना बड़ा करके दिखा रहा है बाल को,
है ना, यानी 100 गुना एनलार्ज करके दिखा रहा है ये इसको। तो एक्चुअल में क्या होगा, वो 100वां हिस्सा होगा कि नहीं होगा इसका, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन हमको कितना दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन है 100, ठीक है ना। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड एवरेज वैल्यू, जो प्रेक्षित अनुमानित मान है वो कितना है, 3.5 mm है ना। तो एक्चुअल फोरकास्ट, फोरकास्ट मान लो या एस्टिमेट भी कह सकते हो आप इसको, है ना। तो वो कितना हो गया, 3.5 mm में किसका भाग दे दिया हमने, 100 का भाग दे दिया। तो क्या आ गया, 0.035 mm, ये उसका एक्चुअल मेजरमेंट आ गया, ठीक है। अब 2.8 देखें अपन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आपको एक धागा देखो ये बिल्कुल वैसे कॉमन प्रश्न है, बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं आपको। ये कह रहा है आपको एक धागा 1 मीटर पैमाने पर धागा और 1 मीटर पैमाना दिया गया, एक तो आपको धागा दिया हुआ और 1 मीटर स्केल दे रखा है। आप धागे के व्यास का अनुमान कैसे लगाएंगे, है ना। जो धागा है उसका डायमीटर का कैसे अनुमान लगाओगे, कितना होगा उसका, है ना। तो देखो अब मीटर स्केल जो है वो तो उसकी कितना नाप सकता है, वो 1 mm तक नाप सकता है, और धागा है वो 1 mm से भी पतला है, ठीक है ना। तो फिर कैसे नापेंगे, वैसे तो नहीं नाप सकते उसको। तो क्या किया हमने कि कोई एक छड़ ले ली या कोई गोलाई की कोई वो ले ली, क्या नाम है, ऐसे समझ लो पेंसिल मान लो, गोल पेंसिल ले ली अपन, है ना। और उस जैसे ऐसे मैंने ये चित्र बना देता हूँ आपको, देखो, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी पेंसिल है, ठीक है ना। इस तरह से इस पे इस धागे को लपेट दिया, इस तरह से यूं बिल्कुल पास लपेटा, ठीक है ना। क्या किया, बिल्कुल पास लपेटा, कुंडली की तरह बिल्कुल चिपका के, मतलब ये हालांकि मैं तुमको बड़ा करके दिखा रहा हूँ ये, है ना, इस तरह से, ठीक है ना। अब इस पूरी लंबाई नाप ली इसकी, यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई है ना, इसकी लंबाई नाप सकते हैं हम। और इसमें कितने ये टर्न्स हैं, है ना, कितने टर्न का मतलब समझ रहे हो ना आप, मोड़ कितने हैं, यानी छल्ले कितने बन रहे हैं, माना वो n छल्ले बन रहे हैं, समझे ना बात, ठीक है। ऐसे समझो आप, माना ये 1 मीटर है, ठीक है ना, और इसकी जो छल्लों की ये जो टर्न है इनकी संख्या आई माना 500, n बराबर तो कितनी आई, 500 आई। और ये जो लंबाई है हमारी, हालांकि बहुत ज़्यादा होंगे वो, है ना, इसकी n ये लंबाई है, ये मान ली, हालांकि पेंसिल 1 मीटर तो लंबी हो ही नहीं सकती, पहले तो ऐसे समझ लो आप, है ना। और ये l मैंने मान ली, पेंसिल की लंबाई मान लेता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर मान ली। तो अब इसकी थिकनेस जो होगी वो क्या होगी, इसमें इसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे हम, ठीक है ना। इस लंबाई में इस n का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो एक टर्न की मोटाई निकल जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी थिकनेस t क्या हो गई, इस लंबाई में जो टर्न्स हैं उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो 5 सेंटीमीटर बटे 500, ठीक है। तो क्या हो गया, 0.001, है ना। देखो 5 बटे 500 किया तो 1/100 आ गया ना। तो 1/100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01 आएगा, ठीक है, 2 जीरो नहीं आएंगी, 1 जीरो। तो ये क्या आ गई, सेंटीमीटर आ गई, है ना। आया ना बात समझ में। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दी, उसकी थिकनेस निकाल सकते हैं। सेकंड है, ये ए पार्ट हो गया इसका। अब ये बी पार्ट देखें। एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1 mm है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन हैं। क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में, एक्यूरेसी में वृद्धि करना संभव है? तो देखो बेटा कि इसका चूड़ी अंतराल दे रखा है 1 mm और इसके 200 विभाजन हैं, है ना। तो इसमें जब इसका भाग देंगे तो हमको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, प्रिसीजन मिलेगा,
क्या मिलेगा, प्रिसीजन मिलेगा, परिशुद्धता मिलेगी। यानी 1 mm में जब किसका भाग देंगे हम, 200 का, ठीक है ना। तो ये क्या निकलेगी, इसकी परिशुद्धता निकलेगी, प्रिसीजन निकलेगा। अब 200 के बजाय माना हमने 500 कर दिए, ये डिविजन्स कितने कर दिए, 500 कर दिए, तो ये और छोटा मान आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी परिशुद्धता में वृद्धि होगी, है ना, उसकी एक्यूरेसी में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही तो कहना चाह रहा है ये कि क्या आप सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर, है ना, नंबर ऑफ डिविजन्स अगर 200 की जगह 500 कर दिए या 1000 कर दिए, तो उनको बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में कोई वृद्धि करना संभव है, नहीं, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाएंगे फिर उनको देखना, सामान्य आँख के द्वारा देखना भी क्या होगा, संभव नहीं हो पाएगा। तो एक सीमा तक ही हम उनके वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, संख्या को बढ़ा देने से उसकी परिशुद्धता में वृद्धि होगी, ना कि उसकी यथार्थता में, ठीक है। फिर सी पार्ट है इसका, वर्नियर कैलिपर द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास मापा जाना है ना। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसका क्या नाप रहा है, ये व्यास नाप रहा है, डायमीटर नाप रहा है। कोई पीतल की पतली छड़ है ना, कोई बार है ब्रास की। अब ये कह रहा है केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में, कि हम या तो उसके 5 मेजरमेंट्स लें, कोई 5 अलग अलग बार, 5 बार हमने उसकी मेजरमेंट्स ले लिए, नाप लिया उसको हमने, ठीक है ना। तो ये कह रहा है केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा, कि एक ओर तो हम 5 मेजरमेंट्स लें और दूसरी ओर हम उसके 100 मेजरमेंट्स लें, ठीक है ना। सेकंड स्थिति में हमने 100 मेजरमेंट्स लिए, छड़ वही है। तो ये कह रहा है केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्यों है ना। यानी ज़्यादा रिलायबल हमको उसका एस्टिमेट क्यों प्राप्त होगा, इसलिए प्राप्त होगा बेटा कि जितने ज़्यादा मेजरमेंट्स होंगे, है ना, फिर एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, उनका एवरेज लेते हैं, है ना। तो जितनी ज़्यादा मेजरमेंट्स होंगे तो उसमें क्या होगा कि देखो जो माध्यमान होता है, देखो एक मेजरमेंट माना ये वाला है, एक ये है, एक ये है, एक ये, और ये बीच का है आपका कि कुछ ये है, तो इन सब में त्रुटि होती हैं, एरर्स होती हैं। तो होगा क्या कि इधर वाली एरर्स से इधर वाली जो एरर्स हैं, यानी नेगेटिव एरर्स से पॉजिटिव एरर्स क्या हो जाएंगी, माध्यमान से जो कम मान हैं, और कुछ मान क्या होंगे, माध्यमान से अधिक होंगे, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा मेजरमेंट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हमको रिलायबल क्या मिलेगा, उसका एस्टिमेट प्राप्त होगा, है ना। क्यों होगा, आया ना समझ में, कि जितने ज़्यादा मेजरमेंट्स होंगे तो उसमें क्या होगा, जो रैंडम एरर्स होंगी इसकी, यानी कुछ मान क्या होंगे जो एवरेज होगा उससे कम होंगे, कुछ मान होंगे एवरेज से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो वो एक एवरेज जब लेंगे उनका तो क्या होगा, एक दूसरे से वो कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए हमको ज़्यादा रिलायबल जो है ना एस्टिमेट मिलेगा 5 मापनों की तुलना में 100 मापन के। और 100 मापन की तुलना में अगर मैंने 500 लिए, है ना, तो 100 मेजरमेंट्स वाला जो एस्टिमेट होगा वो 5 मेजरमेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीय होगा। 500 मेजरमेंट्स वाला जो एस्टिमेट निकलेगा वो 100 मेजरमेंट्स की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय होगा, ठीक है। ये है इसका भावार्थ। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.9, है ना। देखो 2.9 ये वाला प्रश्न है, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है ना। जैसे देखा होगा आपने प्रोजेक्टर जो होता है, तो प्रोजेक्टर क्या होता है, जैसे जो उसकी स्क्रीन होती है लैपटॉप की, है ना, उस लैपटॉप की स्क्रीन को जब प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं तो बहुत गुनी बड़ी हो जाती है, नहीं हो जाती है, क्योंकि लैपटॉप तो छोटा सा ही होता है और प्रोजेक्टर का जो पर्दा होता है वो कितना बड़ा होता है। तो वही जो लैपटॉप की स्क्रीन है या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो उसकी जो प्रोजेक्टर का पर्दा होता है उसकी स्क्रीन के बराबर बड़ी हो जाती है। तो आवर्धन हो गया कि नहीं हो गया, उसमें क्या हो गया, उसके अंदर आवर्धन हो गया, यानी मैग्निफिकेशन कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया हमने, बड़ा कर दिया उसको, है ना। तो ये कह रहा है किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है, ठीक है ना। तो स्लाइड के ऊपर तो एरिया इतना हो गया, एरिया ऑन
स्लाइड 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है, इसको किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दिया गया प्रोजेक्टर के द्वारा, और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर आ रहा है। देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर था और ये कितना आ रहा है, मीटर स्क्वायर, तो बहुत बड़ा हो गया कि नहीं हो गया ये। और एरिया ऑन प्रोजेक्टर स्क्रीन, प्रोजेक्टर स्क्रीन ये हमको दे रखा है 1.55 mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है ना, ये जो प्रोजेक्टर स्क्रीन अरेंजमेंट है, प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्टर स्क्रीन जो अरेंजमेंट है इसका रेखीय आवर्धन लीनियर मेजरमेंट क्या है। तो देखो आवर्धन दो तरह के हो गए, एक तो ये एरिया का हो गया है ना, फिर कह रहा है लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होगा कि या तो लंबाई में या चौड़ाई में वो कितना आवर्धन है ना। तो हम पहले निकालेंगे इसका ये वाला क्षेत्रफल का आवर्धन है ना, क्या निकालेंगे पहले, क्षेत्रफल के रूप में आवर्धन निकालेंगे और फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, रेखीय आवर्धन मिल जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन हमको उसका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या लिया, एरियल मैग्निफिकेशन है ना, क्षेत्रफल के रूप में आवर्धन है ये। तो ये क्या है देखो 1.55 मीटर स्क्वायर बटे 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब इसको चेंज करेंगे है ना, मीटर को क्या कर लो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ठीक है ना। तो मीटर काटना पड़ेगा, नहीं काटना पड़ेगा हमको तो ये क्या हो गया, मीटर काटना पड़ेगा, तो नीचे 1 मीटर और ऊपर 100 सेंटीमीटर, फिर वापस से ऊपर 100 सेंटीमीटर और नीचे 1 मीटर, तभी तो ये मीटर स्क्वायर काटना है हमको, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा है ना। तो ये हो गया 1.55 बटे 1.75 इंटू 100, और इधर ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर ये कट गए आपके, ठीक है। तो 100 इंटू 100, ठीक है, ये आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होगी ये है ना। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 8857.14, ये इसका क्षेत्रफल के रूप में मैग्निफिकेशन आया। किसके रूप में आया ये, क्षेत्रफल के। अब हमको लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा है, रेखीय आवर्धन, तो इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे है ना। तो इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, वो कितना हो जाएगा, इसका जो एरियल जो है इसका क्या ले लेंगे, एरियल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। तो ये आ गया 8857.14, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 94.11। तो इतना गुना करके बढ़ा रहा है यानी एक तरह से लंबाई और चौड़ाई को वो 94.11 गुना करके बड़ा करके दिखा रहा है, जबकि क्षेत्रफल को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, 8857.14 है ना, इतना गुना करके बढ़ा रहा है वो, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद इसका 2.10, देखो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, छोटा सा प्रश्न है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछ रहा है आपसे, निम्न के सार्थक अंकों की संख्या बताइए कि कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो फर्स्ट ए है आपका 0.007 मीटर स्क्वायर। तो देखो अगर यहाँ इधर की तरफ अगर कोई पूर्णांक नहीं है, समझ रहे हो आप, ठीक है ना, होल नंबर नहीं है, यानी कोई डिजिट नहीं है जीरो के अलावा, तो फिर ये जो जीरो होती हैं ये इनसिग्निफिकेंट होती हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। अगर यहाँ 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5, 6, 7, 8, 9 होता, तो फिर ये क्या हो जाती, ये जीरो जो है ना सिग्निफिकेंट बन जाती, आई ना बात समझ में। तो अगर यहाँ जीरो है तो दशमलव के बाद आने वाली जो जीरो होती हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है ना। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 1, आया समझ में, ठीक है। फिर देखो सेकंड है 2.64 इंटू 10⁻24 है ना kg। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये जो है 10⁻24, ये उसका क्या बता रहा है, ये तो एक तरह बता रहा है कि उसको इतना बढ़ा दिया है एक तरह से, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी है ना। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल दो, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोल सकते हो आप,
ठीक है ना। तो जो 10 की घात जो होती हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं लेते। इसी तरह से देखो ये जो था 0.007, इसको 7 × 10⁻³ लिख सकते हैं ना इसको, है ना। इसलिए इनको तो लेते नहीं है, तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई इसके अंदर, ऐसे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। फिर C है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये पहले अंक आ रहे हैं और फिर उसके बाद 0 आ रही है, तो इसको लेंगे हम, सिग्निफिकेंट पे लेंगे। अगर यहाँ होती 0.0000 तो ये इनसिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन पहले अगर डिजिट आ गई और फिर उनके बाद 0 आती है तो वो सिग्निफिकेंट होती है। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। कितनी हो गई इसमें? 4, ठीक है ना, 4 हो गई इसमें। फिर अगला है D 6.320 जूल। इसमें भी देखो ये दशमलव के बाद आ रहा है, तो 1 2 3 4 कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसमें भी 4 हैं। फिर E देखो आप, E क्या है? 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसको न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर लिख दो या न्यूटन गुणा मीटर की पावर -2 लिख दो, बात है कि, लेकिन बोलेंगे हम इसको ऐसे ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलेंगे। तो इसमें भी देखो क्योंकि इधर अंक आ गया तो इसलिए ये 0 सिग्निफिकेंट बन गई, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 4 हो गई। F देखो आप 0.000632 मीटर स्क्वायर। अब मैंने बताया था ना ये 0 आ रहा है, तो ये जो 0 हैं, है ना, जब तक फर्स्ट अंक नहीं आ जाता तब तक कितनी भी 0 हो इसके आगे ये सब नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं या इनसिग्निफिकेंट होती हैं, है ना। तो इनको नहीं गिनेंगे हम, सिर्फ इनको गिनेंगे 1 2 3 4। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 4 हो गई। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। ओहो मैंने लिखे नहीं ये, चलो कोई बात नहीं। तो मैं इसके क्वेश्चन से दिखाता हूँ आपको। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखो मैं यहाँ पढ़ दिखा देता हूँ आपको, है ना। लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट, है ना। एक आयताकार चादर है, क्या है? एक आयताकार चादर है जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई हमको दे रखी है 4.234 मीटर, 1.005 मीटर और 2.01 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमको दे रखी है लंबाई चौड़ाई और इसकी मोटाई, ठीक है ना, थिकनेस। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। बिल्कुल सही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसके हमको क्षेत्रफल बताना है और इसका आयतन बताना है। तो देखो मैं पहले लिख लेता हूँ इनको, क्या क्या चीज़ दे रखी हैं। एक आयताकार शीट है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी थिकनेस, मोटाई 4.234 मीटर, 1.005 मीटर और ये है 2.01 सेंटीमीटर, 2.01 सेंट। अब देखो ध्यान रखना ये मीटर में और ये किस में है? सेंटीमीटर में है ना। क्या चीज़ पूछ रहा है हमसे? 2 चीज़ पूछ रहा है, एक तो एरिया और दूसरा वॉल्यूम, आयतन, है ना। अब ये सीट है तो कैसे आकार की है बताओ? घनाभ के आकार की होगी कि नहीं हो गई? क्या हो गई ये सीट? घनाभ के आकार की। इस तरह से समझ लो इसको, है ना। ऐसे है, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा मोटी बना दी, ये इतनी मोटी है नहीं, ठीक है ना। इस तरह की शीट है ये। तो इसकी लंबाई दे रखी है, ये लंबाई हो गई, है ना। ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई और ये क्या है? इसकी थिकनेस, मोटाई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, इस तरह से है ये, ठीक है ना। अब इसका क्या कह रहा, पूछ रहा है हमसे एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। अब ये घनाभ हो गया कि नहीं हो गया? तो घनाभ का क्या होता है देखो, याद करो, 2 एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। और अब यहाँ पे ये H क्या है? T है, H क्या है? ऊंचाई, इसको T है। और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा L गुणा B गुणा H, लेकिन यहाँ पे H की जगह क्या है? T है। H इक्वल टू क्या है? यहाँ पे T है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो ये एक देखो, ये मीटर में और ये किस में है? सेंटीमीटर में है। तो इसको किस में बदल लें हम? इसको जो सेंटीमीटर को किस में बदल लेते हैं? मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। किसी को एक को चेंज कर लो आप, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने माना
इसको कर लिया तो ये हो गया। जब 100 का भाग देंगे ना, सेंटीमीटर के जब मीटर बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 0.0201 अब ये मीटर में बदल गया। ठीक है, अब जब इसका मैं एरिया निकाल रहा हूँ तो 2 इंटू ये एल है और ये बी है ना, 4.234 इंटू 1.005 प्लस बी इंटू एच की जगह टी मान लो आप, तो बी क्या है 1.005 इंटू टी कितना है 0.0201। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस एच एल यानी टी को एल से गुणा करेंगे तो 0.0201 इंटू 4.234, तो ये आ गया 2। जब इनका गुणा करूंगा मैं तो ये आ जाता है 4.255 आ गया। इन दोनों को जब गुणा किया 0.02020 आ गया, प्लस जब इन दोनों को गुणा किया तो 0.08510 आ गया। ठीक है, फिर जब इनको मैं क्या करूंगा, सम करूंगा इनका सबका, इनका क्या किया मैंने, सबका समेशन जब इनका किया तो ये मुझे मिल जाता है देखो 2, और जब इसमें कितने डेसिमल के कितने डिजिट हैं, देखो 3 डिजिट हैं। इसमें डेसिमल के कितने हैं, जोड़ने के अलग नियम होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और गुणा भाग करने के, जोड़ने घटाने के अलग होते हैं और गुणा भाग के अलग होते हैं। तो देखो जोड़ने घटाने में क्या होता है कि उसमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट्स को देखने, जितने कम डेसिमल पॉइंट होंगे किसी नंबर के अंदर तो समेसन में भी उतने ही डेसिमल डिजिट्स लेंगे। देखो इसमें कितने 3 डिजिट हैं डेसिमल के, इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 डेसिमल के डिजिट देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है ना। ऐसे इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो हम जो आंसर आएगा उसमें हमारे में सिर्फ 3 डेसिमल डिजिट्स होने चाहिए, है ना। तो जब इसको मैंने जोड़ा तो ये आ गया 4 इन तीनों को जब जोड़ूंगा तो 4.360, हालांकि आएगा तो और ज़्यादा, लेकिन सिर्फ डेसिमल के कितने स्थान लूंगा मैं, उसमें से 3 लूंगा बस खाली। ठीक है, और जब इसको गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 8.72, है ना, 8.72। अब तुम कहोगे कि ये 8.72 किस में आया, ये मीटर स्क्वायर में आया। ठीक है ना, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या निकाला हमने, इसका वॉल्यूम निकाला। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बताओ क्यों ली मैंने इसमें, सोचो। इसमें तो क्या देखा, डेसिमल के अंक देखे, है ना, इसमें 3 डेसिमल हैं, इसमें 5 डेसिमल अंक हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 5 डेसिमल अंक हैं। तो जो इन तीनों का जोड़ आया उसमें मैंने सिर्फ 3 डेसिमल के अंक लिए, 1 2 3। फिर जब गुणा करने पे तो और कुछ आएगा, ये है ना, जब 4 को इससे जब गुणा करेंगे तो क्या आने चाहिए, 8, वो 4 संख्या आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैंने 3 में क्यों समेटा इसको, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। और गुणा में क्या नियम होता है कि जिन चीज़ों का आप गुणा कर रहे हो उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। तो देखो ये यहाँ थी सबने, इसमें टी में थी ना सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितनी 3 ही हैं, है ना, इसमें 4 हैं, इसमें 4 है, तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ही हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। तो इसलिए इसको वैसे देखोगे ना तो आप ये क्या आएगा, 2 को 0 से किया तो 0, और 2 चिक्की 12 हासिल की 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 चौके 8, इतना आता है 8.720, है ना। लेकिन हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो इस 0 को मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या आ गया 8.72। तो अगर आप 8.720 लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 8.720 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 8.72 में 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि खुद कह रहा है ये अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स तक आपको उसका आंसर देना है। 3 क्यों लिए, क्योंकि देखो जब इनको 3 चीज़ों को कर रहा हूँ मैं, एल बी और टी, इन्हीं में तो गुणा भाग कर रहा हूँ, तो इनमें सबसे कम किस में है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसलिए आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच, तो एच की जगह यहाँ पे क्या है, टी है। ठीक है ना, अब इन तीनों को गुणा किया मैंने, 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201,
है ना। तो अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो गुणा में वही है कि जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें होती हैं, तो देखो सब कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी है 4, इसमें भी 4 है क्योंकि 1 आ रहा है यहाँ, इसमें 3 है क्योंकि ये 0 है, तो 1 2 3, तो आंसर जो होगा उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हम राउंड ऑफ करेंगे। तो इन सबको जब गुणा करते हैं तो इतना आता है, देखो ये 0.085528917 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर पे समेटेंगे 3 पे। तो देखो 3 ये तो आएगी नहीं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 1 2 3 यहाँ पे राउंड ऑफ मैंने इसको ये कर दिया। तो ये सारी डिजिट्स जो हैं ये क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी, ट्रंकेट हो जाएंगी ये। तो क्या आ गया 0.0855, ठीक है ना, मीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ये इसका वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बेटा अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2.12। देखो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। देखो 2.12 में क्या कह रहा है, द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रोसर्स बैलेंस, है ना, द्रव्यमान किसी एक बॉक्स का जिसे मापा गया है। एक ग्रोसर का मतलब होता है परचूने की दुकान जो होती है, ग्रोसरी स्टोर जो होता है ना, किराना स्टोर, उसकी तुला पे नापा गया। बैलेंस का मतलब तुला पे नापा उस बॉक्स को, तो उसका द्रव्यमान कितना आ रहा है 2.30 kg आ रहा है। देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। अब ये कह रहा है 2 गोल्ड पीसेज ऑफ मासेस 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स, है ना। अब उस पर 2 सोने के टुकड़े और जोड़ दिए, है ना, रख दिए उस बॉक्स में, है ना, 20.15 ग्राम का है और एक 20.17 ग्राम का रख दिए। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, बॉक्स का टोटल मास कितना होगा, ठीक है, और द डिफरेंस इन द मासेज ऑफ द पीसेज टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहली चीज, पहले उसमें तो ए पार्ट में तो क्या पूछ रहा है कि इन तीनों का टोटल मास बता दो, बक्से का और उन दोनों गोल्ड जो पीस हैं उनका। फिर दूसरे में बी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि जो गोल्ड के पीस हैं उनके द्रव्यमानों में कितना अंतर है, और इन दोनों ए और बी को आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नापना है। क्या करना है इनको, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको इसे क्या करना है, नापना है। ठीक है, देखो मैं इसको इसमें लिख लेता हूँ 2.12। तो देखो बॉक्स का मास ऑफ बॉक्स वो कितना दे रखा है मुझे 2.30 kg। मास ऑफ गोल्ड पीस 1 फर्स्ट जो है गोल्ड पीस उसका दे रखा है 20.15 ग्राम्स। फिर मास ऑफ गोल्ड पीस 2 दूसरे का इसका दे रखा है 20.17 ग्राम। तो ए में तो क्या पूछ रहा है, टोटल मास करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, और दूसरे में डिफरेंस ऑफ मास इन गोल्ड पीसेस, किसमें, जो गोल्ड के पीस हैं उनके मास का अंतर बताना है। ठीक है ना बेटा। अच्छा अब देखो आप कि ये किलोग्राम में है, जब इन तीनों को जोड़ेंगे हम, ये किलोग्राम में है और ये किस में है, ये ग्राम्स में है। ठीक है ना। तो देखो इसको मैंने ग्राम में चेंज कर लिया, क्या कर लिया, इसको मैंने ग्राम में चेंज कर लिया। ठीक है, तो देखो ये 2.30 को 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते नहीं होते हैं ना, तो इतने ग्राम्स हो गए। तो ये 2300 ग्राम हो गए। कितना हो गया, 2300 ग्राम हो गया। अब मैं इनको जोड़ रहा हूँ तीनों को। ठीक है, तो देखो 2300, फिर है 20.15 और 20.17 है ना, इसके आगे मैंने 00 लगा दिया। ठीक है ना। हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ नहीं लगा सकते, लेकिन जोड़ने की लगा दिया, सिर्फ मैंने ऐसे समझो आप इसको, है ना। तो ये कितना है, 5 और 7 12, ठीक है, और ये 3 हो गए, और ये 0 4 3 2। ठीक है ना। अब
इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बेटा? देखो इसमें 2.30 है ना, ये 2300 है ना, और इसमें कितना है 20.15 है, और इसमें कितना है ये 20.17 है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो ये 2.30 है ना, तो 2.3 किलोग्राम है ये, ठीक है ना। तो अब इस 2300 में देखो आप, 2300 में एक तरह से 23 और ये 00 जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, है ना। तो 2 ही अंक सिग्निफिकेंट हुए कि नहीं हुए? कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसके अंदर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ठीक है ना। तो अब ये किस में आ रहा है? ग्राम्स में आ रहा है। किस में आ रहा है? ये ग्राम्स में आ रहा है ना। तो जब इसके मैं किलोग्राम बदलूंगा तो ये आ रहा था आपका 234032। जब इसको मैं 1000 से भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा? वापस ग्राम आ जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ आ गया, इस जगह पे आ गया, ठीक है ना। नहीं देखो, टू 34032, हाँ। फिर इसमें मुझे इसको 2340.32 ये आ रहा है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट भी तो आएगा ना ये 2040.32। अब जब वापस इसमें 1000 का भाग दूंगा मैं, है ना, तो ये यहाँ खिसक जाएगा ना, पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। क्या आ गया? 2.34032। अब इसे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या करना है? मुझे राउंड करना है, ठीक है ना। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हो गई? ये हो गई इस तरह से, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? हट गई। तो क्या आ गया? 2.3 kg आ गया। कितना आ गया? 2.3। एक्चुअली में देखो इसमें थोड़ा सी गलती है ये, है ना। देखो ये इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही हैं वैसे देखा जाए तो। ये एक्चुअली में ये ऐसे है, 2.3 kg है ये, है ना। अगर आप इसके 2.30 के हिसाब से लेते हो आप, तो फिर आपको ये 2.34 आएगा। फिर तो कितना आएगा? 2.34। लेकिन आपके जो आंसर दे रखा है उसमें 2.3 kg दे रखा है। तो 2.3 kg में सिर्फ कितनी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए इसको 2.30 के बजाय आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2.3 kg लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। इस तरह से है। बाकी अगर 2.30 है तो फिर आपको ये 2.34 आएगा, फिर यहाँ ट्रंकेट करना पड़ेगा आपको ये, ठीक है ना। फिर अब इसका बी पार्ट देखो कि इनका डिफरेंस कितना है। तो 20.17 माइनस 20.15। तो इसमें घटाने में क्या होता है? जितने डेसिमल के अंक हैं उतने आंसर में आएंगे। तो जब 20.17 में से 20.15 जब मैं घटाऊंगा, है ना, 20.17 में से 20 ये घटाया तो क्या आया? 0.02, ठीक है ना। तो अब ये दो डिजिट्स आने चाहिए। डेसिमल पॉइंट में कितने डिजिट आने चाहिए? 2 आने चाहिए। 2 आई ना देखो इसके अंदर, तो ये आ गया 0.02 ग्राम्स, ठीक है बच्चों। अब इसके अगले जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।